हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के जिस क्लास को हम सॉल्व करने वाले हैं उस क्लास के मैं सभी के सभी प्रीवियस प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप तैयार हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो मित्रों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को भी दबा लो जल्दी से। चलते हैं, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इन प्रश्नों का लेवल समझ में आ जाए और आपकी तैयारी का भी आपको पता चल सके। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये ज़रूर बता के जाना कि इस सेशन में आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं और ये सेशन आपको कैसा लगा। चलेगा, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रश्न एक है कि जब पूछोगे तब बता दूंगा। ऑप्शन नंबर पहला है क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण उपवाक्य। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। कौन सा सही आंसर होगा? तो जब पूछोगे तो पूछना एक क्रिया है, लेकिन जब पूछोगे यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर जो सी है प्यारे साथियों, वो अपना सही आंसर रहेगा ना। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आज बहुत पानी गिरा वाक्य है। ऑप्शन पहला है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कह रहा है कि आज बहुत पानी गिरा, तो भैया ये तो सरल वाक्य हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। अगला प्रश्न यह है कि आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसका ऑप्शन को हम देखते हैं कि क्या है। ये क्रिया उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण या फिर विशेषण उपवाक्य है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। मुझे यहाँ पर आप देखिएगा ईमानदारी, और ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है साथियों? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा है, तो ये जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4 है साथियों, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? ये आरटेट 2011 में आ चुका है साथियों। चलते हैं, और मोहन बाजार जा रहा है या फिर मोहन बाजार, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। देखिएगा वाक्य में क्या साथियों, दो प्रकार के, एक तो होते हैं उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक उद्देश्य और एक होता है विधेय, है ना। एक तो चलिएगा इसको मैं थोड़ा बड़े से आपको लिख देता हूँ। एक तो होता है साथियों उद्देश्य, है ना, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो ये वाक्य के दो अंग माने गए हैं। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा मोहन। कर्ता और कर्ता का जो विस्तारक होता है प्यारे साथियों वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और क्रिया का विस्तारक जो होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से 14 तक वाक्य। ये प्रश्न ही गलत है तो इसको छोड़ देते हैं। देखिएगा ये प्रश्न क्या है साथियों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन घबरा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ पर रेखांकित पद की अगर हम बात करें, क्रिया विशेषण पद, संज्ञा पद, समुच्चय बोधक पद या फिर क्रिया बोधक पद। यहाँ पर रेखांकित पद जो है साथियों वो है कि इसको मोहन को आप यहाँ पर रेखांकित कर लीजिएगा। चलिए अब आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है साथियों मोहन एक क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा पद हो जाएगा ना, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से मिश्र वाक्य है। ऑप्शन पहला है सुधीर पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, वर्षा हो रही है, मैंने सुना है कि सीता पास हो गई। देखिएगा सुधीर पढ़ रहा है, ये तो साथियों सरल वाक्य हो गया। मैं पढ़ता हूँ स्वतंत्र है, वह खेलता है, ये दोनों स्वतंत्र और ये योजक से जुड़ा हुआ है तो ये संयुक्त हो गया।
वर्षा हो रही है सामान्य हो गया यानी कि सरल हो गया। और ये देखिएगा मैंने सुना है कि, जिस वाक्य में आगे भी कुछ कहने के चांसेस होते हैं यानी कि कुछ कहने की कहने की कुछ इच्छा होती है। जैसे यहाँ पर है कि मैंने सुना है कि, अब आगे भी तो कुछ है, कि के बाद कुछ कहना यहाँ पर चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। महिला सुपरवाइजर 2019 में ये प्रश्न आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर पहला है डूबा, बहा, गाया या फिर बैठा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का आपको इसमें से चयन करना है। तो डूबा एक कर्मक है, बहा भी एक कर्मक है, बैठा भी एक कर्मक है। लेकिन जैसे राधा ने, जैसे मैं आपको वाक्य में देता हूँ कि राधा ने गाना गाया। क्या गाया? राधा ने गाना गाया। तो यहाँ पर क्या हो गया? सकर्मक होगी क्रिया ऑप्शन नंबर सी। जैसे राधा डूबी, तो जिस वाक्य में जिस कर्ता का क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है वो कर्मक क्रिया होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन पहला है किसान फसल काट रहा है, महिला गीत गा रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बालक पतंग उड़ा रहा है। जल्दी इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? देखिएगा किसान फसल उगा रहा है, ये तो कौन सा हो गया? सकर्मक हो गया। ये महिला गीत गा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सीधा प्रभावित कौन हो रहा है? पक्षी हो रहा है, न कि आकाश हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि राधा खा रही है, तो राधा खाना खा रही है सकर्मक। मैंने कह दिया राधा बाजार जाकर घर आकर रोती है, तो रोती है, रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर राधा क्या हो जाएगी? एकर्मक क्रिया इस वाक्य में हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको समझना है, यानी कि जिस वाक्य में सीधा क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर अगर पड़ता है तो भैया वो कौन सा वाक्य होता है, उसमें कौन सी क्रिया होती है? सॉरी, उसमें एकर्मक क्रिया होती है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में क्रिया है नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सर्वकालिक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। देखिएगा पहले ये क्या करेगा? नहाएगा। क्या करेगा? पहले ही नहाएगा भैया, नहाएगा और उसके बाद क्या करेगा? ये नाश्ता करेगा। यानी कि क्रिया पहली हो रही है और दूसरी हो रही है, यानी कि यहाँ पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो घोड़ा दौड़ रहा है। अब मुझे बताइए, क्या घोड़ा दौड़ रहा है, थक कौन रहा है? इसमें प्रभाव किस पे पड़ेगा? घोड़ा दौड़ेगा तो घोड़ा पे ही पड़ेगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? एकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? एकर्मक क्रिया। जब घोड़ा दौड़ रहा है तो थकेगा कौन? घोड़ा ही थकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। मैंने कहा बच्चा रो रहा है, कौन प्रभावित होगा? बच्चा प्रभावित। तो मैंने बच्चा फल खा रहा है, मैंने कहा आपसे कि बच्चा क्या खा रहा है? फल खा रहा है। अब मुझे बताइए प्रभाव किस पे पड़ेगा? फल पर पड़ेगा। खा किसको रहा है? फल को खा रहा है ना, तो फल ही तो खत्म होगा। मैंने कहा कि बच्चा घर जाकर पानी पीकर सो रहा है। अब सो रहा है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चे पर पड़ेगा। उसको अच्छे से नींद आ रही है उसको ना, नींद आना भी एक कर्मक क्रिया है। खाना पीना, सॉरी, पीना है, चलना है, दौड़ना है, सोना है ना, रोना है, ये सब एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का हम सही आंसर की बात करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही? अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अब मैं क्या करूं? बंदर केला खाता है, ज़्यादा अभी जयपुर होकर आई है, सांप रेंगता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिएगा साथियों। यहाँ पर मैं देखिएगा, सांप रेंगता है, तो भैया रेंगता है तो सांप की तो दर्द होएगा, उसके पेट में दर्द होएगा। रेंग रहा है तो प्रभावित कौन हो रहा है? कर्ता हो रहा है। राधा अभी जयपुर होकर आई है, तो थक गई होगी बेचारी। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि बंदर केला खा रहा है।
अब बंदर प्रभावित थोड़ी हो रहा है इसमें तो जो प्रभावित हो रहा है, जो डैमेज कर रहा है बंदर, किसको करेगा? केले को करेगा, यानी कि प्रभाव केले पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। ऑप्शन पहला है मोर नाचता है, एक कर्मक। उसने आम खाया, सकर्मक। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक। वह चतुर निकला, सकर्मक। नहीं 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 नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि अब इसका अपने सही आंसर भी यही हो जाएगा। मोर नाचता है बिल्कुल एक कर्मक है, क्योंकि मोर ही प्रभावित होगा। उसने आम खाया, आम को प्रभावित किया, तो ये सकर्मक हो गया। वह कॉलेज से आकर सो गया, ये पूर्वकालिक हो गया। लेकिन वह चतुर निकला, ये कैसे कर्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? ऑप्शन पहला है माधव सोता है, राम सदा रोता है, हरीश छत पर है, या फिर चंदन ने सब्जी खरीदी। अब मुझे बताओ, माधव सोता है, प्रभावित कौन हो रहा है? माधव हो रहा है, तो ये सकर्मक नहीं हो सकता। रामू सदा रोता है, तो रोता है तो वही दुबला होगा भैया। तो दुबला कौन होएगा? रामू ही होएगा। और रोता हो चाहे हंसता हो, दुबला कौन होएगा? रामू ही होएगा। तो ये तो एक कर्मक हो गया। हरीश छत पर है, ये भी इसको सही आंसर नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंदन ने सब्जी खरीदी। किसको प्रभावित कर रहा है? चंदन सब्जी को कर रहा है, खाएगा सब्जी खत्म करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, वह वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन पहला है सामान्य भूत, हेतु हेतुमत भूत, अपूर्ण भूत, या आसन भूत। देखिएगा ये तो हेतु हेतु, इसके बाद आप इसको ये कर लीजिएगा, हेतु हेतु मद होता है, मत नहीं होता। और इसका प्रश्न का आंसर भी अपना यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते तो पास हो जाते हैं, सीता पढ़ती तो पास हो जाती, है ना। इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल के। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिएगा इसमें जो रेखांकित शब्द है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ना उसको देख लीजिएगा आप। ऑप्शन पहला है विकल्प सूचक, संयोजक, परिणाम दर्शक, या फिर कारण बोधक। देखिएगा और पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये और क्या है? और साथियों संयोजक है। संयोजक में कौन सा? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक संयोजक, है ना। समुच्चय बोधक अव्यय है ये, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अव्यय भी समुच्चय बोधक अव्यय एक विभाजक होता है, एक संयोजक होता है। तो इसमें संयोजक का प्रयोग हुआ है जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जब जोड़ने का काम करता है तो वो संयोजक ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्यानपूर्वक शब्द है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक आप देख से मैंने आपसे कहा था आप धीरे धीरे सुनो, या ध्यानपूर्वक सुनो, या आराम आराम से सुनो। मैंने कुछ भी आपसे कहा, जैसे आप धीरे धीरे रोवो, धीरे धीरे सोवो, धीरे धीरे गाओ, तो ये क्या है? धीरे धीरे क्या है? ये भैया रीति का पता चला रहा है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी क्रिया की विशेषता बता रहा है ये कि एक सुनना कैसे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं। जैसे इसका आपको समझना चाहिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर संयुक्त क्रिया। देख जैसे मैंने आपसे कहा कि राम खाकर सोता है। राम क्या कर सोता है? खाकर सोता है। तो पहले कौन सी क्रिया कर रहा है? ये तो होगी कौन सी? ये पूर्ण क्रिया तो ये होगी कि सोता है। किसी पूर्ण क्रिया के ठीक पहले कौन सी आ रही? खा रहा है वो। तो खाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले हो चुकी है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। डॉट 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 बोलो, कोई सुन लेगा वाक्य में कि रिक्त स्थान पर आएगा। ये रीड लेवल फर्स्ट सेकंड में आ चुका है। देख बहुत कितना प्यारा प्रश्न है यार। कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, भाई ऐसा प्रश्न भी आता है। आप देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। जोर से, गाकर, चीख कर, धीरे। बहुत मज़ेदार प्रश्न है ना। देखिए इसको आप यहाँ पर रखना है, इनको है ना,
इनको आपको यहाँ पर रखना है। देखिए, जोर से बोलो कोई सुन लेगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा, यानी कि ये सुनाना नहीं चाह रहा है तो जोर से तो बोलेगा ही नहीं, गाकर भी नहीं बोलेगा, चीख कर भी नहीं बोलेगा, तो बोलेगा कैसे? धीरे बोलो कोई सुन लेगा, है ना। तो धीरे धीरे आपको बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। खैर चलिएगा, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। अरे वाह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। मगरमच्छी, क्या रहा, मगरमच्छी है कह रहे? नहीं है, मगरमच्छा देखा गया कभी? मगरमच्छा मैंने तो नहीं देखा भैया, आपने देखा हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अपना नाम लिख के। भैया आपने देखा तो हम भी देख लेंगे। ऑप्शन सी है मगरमच्छानी, ये भी आपने नहीं देखा। मादा मगरमच्छ, ये तो मैंने देखा है। अब आप ही बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। कोई कह रहा होगा भैया मगरमच्छी है, नो नहीं है तो गलत हो जाए, मगरमच्छी होती ही नहीं है। मगरमच्छी तो आपने देखा ही नहीं होगा, फिर भी आप लगा रहे हो तुक्के, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो मादा मगरमच्छ है, जिसका हम लिंग नहीं ढूंढ सकते, उसमें मादा और नर लगाकर भी हम उसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है साथियों। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होता है। आगरा का बहुवचन, आगरे, आगरा, आगरो, या फिर बहुवचन नहीं है? बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, जो आगरा है इसका बहुवचन होता ही नहीं है, तो ऐसा सही आंसर भी डी हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन पहला है नारियां, नारी, नारियां, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन पहला, इसका जो सही आंसर है, चलिएगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी अपना सही है। इसका जो सही आंसर होता है साथियों वो है नारियां, है ना। क्या होता है इसका बहुवचन, क्या बनता है? नारियां बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, लेकिन नारियां आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से इसका बहुवचन होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्राण प्राणों, दर्शन दर्शन, दाम दाम, मुनि मुनियों। देखिएगा, इसका जो है मैं आपको सही कर देता हूँ, मुनि मुनियों होगा, दाम का दामों होगा, दर्शन का दर्शनों होगा, प्राणों का प्राणों हो ही रहा है। अब बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो भैया ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्राण का कभी बहुवचन नहीं बनता, दर्शन का भी नहीं बनता, दाम का भी नहीं बनता, लेकिन मुनियों का बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। भैया अगर आप भी कमियां ढूंढते हो तो आपका नाम आने वाला है इसमें, जल्दी से देख लीजिएगा कौन सा है। चंद्रवंशी कहेंगे उनको, या फिर छिद्रान्वेषी कहेंगे, या फिर चुगलखोर कहेंगे, या फिर आलोचक कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आलोचक तो कैसे कहेंगे, वो आलोचना थोड़ी कर रहा है, वो तो कमियां निकाल रहा है। भैया हर समय कमियां निकाला, कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है ना। उसमें ये कमी है, हर समय कमियां निकालता है, चाहे खुद में कितने ही कमी हो। खुद की वो नहीं कहता, लेकिन हर समय वो दूसरों की क्या निकालता रहता है, कमियां निकालता रहता है। तो उसको हम कहेंगे छिद्रान्वेषी। क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। आपको सही कर लेना है। अगर आप भी किसी की कमियां निकाल रहे हो तो आज आपका नाम मिल गया भैया, आपको कहेंगे छिद्रान्वेषी। अगर आप भी इनमें से कोई है तो भैया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी बता दीजिएगा, ताकि आज से हम तुम्हारे नाम छिद्रान्वेषी ही रख देते हैं, है ना। चलते हैं ऑप्शन, आज का प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न है प्यारे साथियों। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, वैयाकरण, या फिर व्याकरण पंडित। तो देखिएगा, व्याकरण ज्ञाता नहीं होगा, उसको हम कहेंगे, सही है इसका वैयाकरण। वैयाकरण जो है एकदम करेक्ट है, इसको सही कर लीजिएगा। और आज की क्लास भी हम यहीं समाप्त करते हैं प्यारे साथियों। अगर आज के क्लास, आज का सेशन आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उस घंटी के आइकन को आप प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आज का आपका वास्तविक अनुभव मुझे ज़रूर बता के जाना, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता के जाना चाहती हूँ कि आज के सेशन में आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी सही हुई है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, बाय बाय, गुड नाइट, हैव नाइस डे।